हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पेरेंट्स हेडक्वार्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग फेटो। तो बच्चों, मैंने आप सभी के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस में संविधान का सीरीज स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 भी लास्ट वाली वीडियो में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वो सभी वीडियो नहीं, ये कभी आपके लिए मतलब हमेशा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। कहाँ मिलेगा? तो वो आप जब जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पूरा फुल प्ले लिस्ट मिलेगा। आप उसमें सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस 6 पार्ट के अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। और आपका 1 से 2 वीडियो में अब ये पूरा का पूरा पॉलिटी का सीरीज जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग को देखना है पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 14, पार्ट 15 और पार्ट 17, जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं। पार्ट 8 में क्या है बच्चा? तो पार्ट 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है, यानी यूनियन टेरिटरी की चर्चा की गई है। अगर हम बात करें जो यूनियन टेरिटरी की, तो जब भारत में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो उस समय 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पार्ट 8 और पार्ट 8 ध्यान रखिएगा इसी से। तो अब इसका आर्टिकल इससे रिलेटेड क्या है? तो 239 से लेकर 242 तक है, जो किस तरह से जो है यहाँ का प्रशासन चलेगा, किस तरह से इसका निर्माण किया जाएगा, इन सभी की चर्चा की गई। बस आपको ये ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक है, स्पेसिफिक कोई भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वही है, मैंने बताया जो यूनियन टेरिटरी के प्रशासन का प्रावधान, यानी इस तरह यहाँ का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलेगा, उस सभी चीज़ का। अगर हम बात करें अगर हमें किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, तो इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात, वो हमारे मुख्य भूमि से क्या होना चाहिए? दूर स्थित होना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये हमारे क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों? क्योंकि वो दूरी है। इसके अलावा क्षेत्रफल कम होना चाहिए। क्षेत्रफल कम होना चाहिए। देखा जाए तो जो आपके पुडुचेरी हो गए, दमन एवं दीव हो गए, इस सब का क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही कम है। इसके अलावा संस्कृति अलग हो। ठीक है, उन सभी चीज़ों का देखेंगे तो इसकी संस्कृति अलग है, विवादित हो, जैसे आपका चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो आपका जम्मू और लद्दाख जो बना है, ये भी आपका विवादित क्षेत्र था, इसी वजह से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, जैसे दिल्ली आपका राष्ट्रीय महत्व का, इस वजह से वो क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड सारी की सारी बातें हो गई। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा, इनमें से कौन से वजह से केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो सकता है? तो यही सब आपके ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। अगला है आपके पास पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या है बच्चा? तो पार्ट 9 में आपका चर्चा किया गया है, जो मेनली यहाँ ये आपका पंचायती राज्य से संबंधित है और आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको 2 संवैधानिक संशोधन याद रखने हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती और नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि आपका 1992 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, कई बार आपके CHS एंट्रेंस एग्जाम में PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला है जो पंचायती राज, ये जो मैंने बताया, तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया, जो कि आपका 11वें शेड्यूल में जोड़ा गया, और नगर पंचायत को 12वें शेड्यूल। 12वां शेड्यूल ये 44th अमेंडमेंट और ये आपका 73rd अमेंडमेंट, ध्यान रखना। अब बात किया जाए जो इसी पंचायती राज से संबंधित था आपका बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता संबंधित थे इसी से, और इन्हीं के बोल सकते प्रयास से जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान के नागौर में जो है आपका पहला जो है पंचायत राज का व्यवस्था देखने को मिला है। अगर बात किया जाए बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी, जिसमें आपका ग्राम लेवल पर, गाँव के लेवल पर ग्राम पंचायत, गांव का एक समूह जहां पे पंचायत समिति और जिला परिषद की चर्चा की गई। अगर बात किया जाए जो इसके मेंबर्स होंगे, यानी जो सदस्य होंगे, उनका एज कितना होना चाहिए? तो उनका एज 21 साल किया गया है। अगर ये ग्राम पंचायत का गठन होता है, जैसे यूपी में बोलते हैं प्रधान बोलते हैं ना, प्रधान बोलते हैं, और हमारे बिहार में क्या बोलते हैं? तो इसे मुखिया बोलते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है। तो उन सभी का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। और यहाँ पे रिजर्वेशन की भी बात की गई, जो महिलाओं का रिजर्वेशन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, इसके अलावा ये भी पूछा गया। ये जो भी चीज़ें मैंने लिखा है सारा का सारा पूछा गया है। तो सभी के सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कितना है? तो 1/3, यानी 1/3 जो है यहाँ पे इस महिलाओं को रिजर्वेशन है। लेकिन यहाँ पे बिहार में बात किया जाए तो बिहार में 50%, यानी 1/2। ठीक है,
1/2 ये अलग है, बाकी सभी राज्यों में 1/3 देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए जो कितने विषय सौंपे गए हैं, तो कुल जो है पंचायतों को क्या बोलते हैं यार, ग्राम पंचायत को आपको 29 विषय सौंपे गए हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर जो बात किया जाए नगर पालिका में, तो नगर पालिका को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो नगर पालिका को टोटल 18 विषय सौंपे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई आपके पार्ट 9 से संबंधित। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ गए। अगला आपके पास पार्ट 14। पार्ट 14 में क्या है बच्चा, तो ये आपका यूपीएससी या फिर पीसीएस यानी लोक सेवा से संबंधित है, ठीक है, लोक सेवा से संबंधित है। और ये जो आपका आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। आपसे पूछा जा सकता है लोक सेवा से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 14 और आर्टिकल 308 से 323। इसमें कोई भी स्पेसिफिक आर्टिकल याद रखने की अभी आपके लेवल तक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आपके पास पार्ट 15। पार्ट 15 में जो है क्या किया गया है, इलेक्शन कमीशन। और मैं ये बता रहा हूँ इलेक्शन थोड़ा सा अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, तो आपके लिए हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो यानी चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। चुनाव आयोग की चर्चा स्पेशली आर्टिकल देखा जाए तो 324 में जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया है। जो भारत में जो है चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन होगा, जो कि आपका प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है, मुख्यमंत्री का भी चुनाव कराता है। इसके अलावा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव कराने का जिम्मेदारी इसे इलेक्शन कमीशन को। बात किया जाए जो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखना, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। और इसी वजह से 25 जनवरी को आपको स्टैटिक फैक्ट में बता दूं, जो मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल या राष्ट्रीय मतदाता दिवस, या इसे ही बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो जब इसका गठन हुआ 25 जनवरी, तो इन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव कब कराया, तो 1951 से 52 की अवधि में। और अगर संपन्न कराने के बाद 1952 में, और पहला लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ। और पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, JB मावलंकर, ठीक है। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन में पहले इसके गवर्नर कौन थे, या फिर बोल सकते इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन। और अभी बात किया जाए वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वर्तमान में आपके श्री ज्ञानेश कुमार है, जो कि अभी 26वें क्रम के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26वें क्रम के हैं श्री ज्ञानेश कुमार। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो राजीव कुमार। इनसे पहले ज्ञानेश कुमार से पहले कौन थे, तो राजीव कुमार थे, जो कि 25वें क्रम के थे, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। आगे हमारे पास पार्ट 17। पार्ट 17 में क्या है, जो राजभाषा की चर्चा की गई, यानी भारत में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी चर्चा की गई। अगर बात किया जाए जो 8वें शेड्यूल में, आपको मैंने बताया है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है इंग्लिश और भोजपुरी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश और भोजपुरी नहीं, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में दिखा के आपसे गलती करवा सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश और भोजपुरी नहीं है। और बाकी अभी कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सभी जो है आपके ऑफिशियल लैंग्वेज में है। आगे देखो तो भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया, उसे राजभाषा घोषित किया गया। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा भारत में राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। कभी कभी इंस्टाग्राम में भी देखते हो ना, ये गलत और ये सही, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। आर्टिकल 343 के तहत जो आपसे पूछा जाएगा जो हिंदी को राजभाषा किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो 343 के तहत। अगर इसी से रिलेटेड आपका हिंदी दिवस पूछ ले, तो हिंदी दिवस आपका एक तो आपका 10 जनवरी को है, 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे, और 14 सितंबर को है आपका नेशनल हिंदी डे या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी, एकदम से खुशी मनाइएगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप सभी लोगों को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी, और ये आपका पॉलिटी का लास्ट वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद बस एक और वीडियो जाएगा जिसमें मैं आपको संवैधानिक संशोधन पढ़ा दूंगा, और इसके अलावा जीके जीएस के रूप में हो सकता है एक और वीडियो जाए। लेकिन अब जो है आपका वीडियो जो है पॉलिटी के ऊपर पूरा का पूरा लास्ट होने वाला है। मैंने बाकी सब तो आपको कंप्लीट नहीं करा पाया, मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत कम थे, मेरा भी खुद का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो मैंने आपको वो सब नहीं करा पाया, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स मैंने फिर आपको करा दिया है, मैक्सिमम करा दिया है, ठीक है। बट पॉलिटी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है।
और हिस्ट्री वगैरह के लिए मुझे थोड़ा सा बेकार भी लग रहा है, बट कोई ना, आप कर लीजिएगा कहीं ना कहीं से। और हो सकता है आपके पास 3-4 दिन का समय है, तो मैं देखूंगा किसी तरह आपके लिए हिस्ट्री का भी व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद, राधे राधे आप सभी को।